तो चलो हम फर्टिलाइजेशन के स्टेजेस से शुरू करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन यहां हमें फर्टिलाइजेशन में क्या समझना है ये जानना है, और हमें यहां समझना है सी अर्चिन के बारे में। अब देखिए सी अर्चिन में क्या होता है। सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्पर्म और एग के बीच में देखने को मिलता है। तो यहां पर आप एग सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं, और यहां देखिए हमें और क्या दिख रहा है। यहाँ पर ये लाल रंग वाला जो है वो वाइटालाइन एनवलोप है, और ये पीले रंग वाले सेक्शन में जेली लेयर है। माफ करना, ऑरेंज सेक्शन में जेली लेयर है। तो हमारे पास एग मेम्ब्रेन है, वाइटालाइन एनवेलोप है, और बाहर जेली कोट है। ठीक है, यहाँ एग में जेली कोट हो भी सकता है और नहीं भी, बस मेम्ब्रेन हो सकता है। इसमें एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए ये एग साइड का है, और स्पर्म की साइड से स्पर्म का हेड होगा, कॉलर होगा, और स्पर्म की टेल होगी। ये स्पर्म के 3 सेक्शंस हैं, और यहाँ हेड के रीजन में न्यूक्लियस होता है। देखिए यही है न्यूक्लियस। यहाँ एग के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एग में जो न्यूक्लियस होता है उसे एग प्रोन्यूक्लियस या फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। स्पर्म में स्पर्म प्रोन्यूक्लियस होता है। इसमें कॉलर वाली जगह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है। वैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी देने का काम करते हैं। तो आप समझ गए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए स्पर्म का मूव करना जरूरी है। और न्यूक्लियस के आगे आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ एक एक्टिन फिलामेंट से भरी हुई जगह है। अब उसके आगे क्या है, देखिए उसके आगे एक्रोसोम है। और एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक केमिकल फैक्टर है जो सेल में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है स्पर्म हेड में, स्पर्म के हेड के आगे। और जब ये एक्टिन फिलामेंट रीअरेंज हो जाएगा तो वो साइटोसॉल का एक्सटेंशन बनाएगा, जिसकी वजह से एक्रोसोम फ्रंट पे आ जाएगा, जिसे हम एक्रोसोमल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर निकल के हमारे सामने आएगा उसे हम एक्रोसोमल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इस एक्रोसोमल प्रोसेस के साथ यहाँ क्या पॉसिबल होता है, देखिए वो यहाँ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज कर सकते हैं, और ये रिलीज हुए केमिकल कंपोनेंट्स जेली कोट या जेली लेयर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर ये एनवेलोप तक पहुंचते हैं, यानी वाइटेलाइन एनवेलोप तक पहुंच जाते हैं। और जब वाइटेलाइन एनवेलोप से इनका कांटेक्ट होता है तो मेम्ब्रेन में एक रीअरेंजमेंट होता है। जब मेम्ब्रेन खुद से फ्यूज होती है, मेम्ब्रेन की सिंपल सी रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन के लिपिड की रीअरेंजमेंट होती है, और इससे एग में स्पर्म प्रोन्यूक्लियस का रिलीज होता है। तो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस इस तरह होता है। तो इस स्टेप की शुरुआत तब होती है जब स्पर्म जेली कोट से कांटेक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे जेली कोट से कांटेक्ट करने के बाद और डाइजेशन के बाद स्पर्म तक पहुंचता है, और आखिरकार एग तक पहुंचता है। वो भी अपने प्रोन्यूक्लियस को एग के अंदर कंट्रीब्यूट करके ही एग तक पहुंच पाता है। तो जो हमें यहां समझना बहुत जरूरी है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं, बल्कि इसके 3 अलग अलग स्टेप्स भी। एक है एक्रोसोमल प्रोसेस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो समझना जरूरी है वो है कि पॉलीस्पर्मिया से बचने का तरीका क्या है, और ये होता क्या है। ये हमेशा ऑर्गेनिज्म में मेंटेन किया जाता है कि एक एग को सिर्फ एक स्पर्म से फर्टिलाइज करना चाहिए, एक एग को एक स्पर्म से ही फर्टिलाइज करना चाहिए, और इसे पॉलीस्पर्मिया कहते हैं। एक एग जब ज्यादा स्पर्म से फर्टिलाइज हो तो इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं, और इसको रोकना चाहिए। तो इसे सी अर्चिन में रोकने के लिए बेसिकली हमारे पास इसके लिए 2 अलग अलग स्टेप्स है। तो इसमें एक तो है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और हम इनके बारे में आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले चलो हम बात करते हैं स्पर्म एग शेल कॉन्टैक्ट के इस आइडिया के बारे में, जिससे एक्रोसोम रिएक्शन होता है। अब आखिर ये एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? इसमें ये एक्रोसोमल रिएक्शन खुद को एक्सटेंड करता है और बाहर रिलीज करता है उन डिग्रेड करते हुए एंजाइम्स को जो इसके अंदर होते हैं। ये इनको बाहर की तरफ पंप करना शुरू करता है। ये एंजाइम्स टिश्यू या जेली कोट या किसी और लेयर को डिग्रेड करेंगे, और ये स्पर्म मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के बीच में इंटरैक्ट करने में उनकी मदद करेंगे। और जब एग और स्पर्म की संरचना एक दूसरे से टकराती है तभी बात बनती है। ठीक है, इसमें स्पर्म के हेड के टिप पे एक वेसिकल होता है, और इसे एक्रोसोम कहते हैं। इस वेसिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो जेली कोट को डाइजेस्ट करते हैं। समझे? एक्रोसोमल प्रोसेस जब एक्टिन फिलामेंट वेसिकल्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के साथ अरेंज करते हैं,
और एक बात, बेसिकली ये इंटरेक्शन स्पर्म हेड के बीच में होता है। ये है एक एक्रोसोमल प्रोसेस, याद रखें ये स्पर्म हेड का एक्रोसोमल प्रोसेस है। ये है एग साइटोप्लाज्म और यहाँ है एग मेम्ब्रेन। एग और स्पर्म के बीच की इंटरेक्शन एक ताला और चाबी जैसे सिस्टम की तरह होता है। बिल्कुल ताला और चाबी जैसा सिस्टम होता है, जहां इंटरेक्शन बाइंडिंग रिसेप्टर्स की मदद से होती है। एग वाले साइड के बाइंडिंग रिसेप्टर और स्पर्म वाले साइड के बाइंडिंग मॉलिक्यूल के बीच में होता है। बाइंडिंग, इसे याद रखिएगा, बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग स्पर्म के सरफेस से आता है, बाइंडिंग रिसेप्टर एग की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और यहाँ इंटरेक्शन होती है बाइंडिंग रिसेप्टर और बाइंडिंग के बीच, और ये तो बिल्कुल ताला और चाबी की तरह है। और ये बाइंडिंग जो है वो इतनी स्पेसिफिक, इतनी सटीक होती है कि ये इंटरैक्शन सिर्फ एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होता है। तो दूसरे स्पीशीज के मेंबर्स, चलो मान ले कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म और एग दोनों एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, तो एग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म यहां पर एक अलग स्पीशीज से आते हैं। तो जो स्पर्म अलग स्पीशीज से निकलते हैं वो स्पीशीज के स्पर्म को फर्टिलाइज करने में फेल हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ बाइंडिंग और बाइंडिंग रिसेप्टर ही नहीं, बल्कि बाइंडिंग और बाइंडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन के टाइप भी ताला और चाबी की तरह ही है, और वो सिर्फ उस विशेष ऑर्गेनिज्म को ही पकड़ते हैं। ओके, तो कोई दूसरी स्पीशीज से कोई चेंज होने पर वो अलग होगी, बदल जाएगी, और एग और स्पर्म की मेम्ब्रेन में कांटेक्ट और फ्यूजन होता है, और मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन भी होता है ताकि पॉलीस्पर्म ना हो। थोड़ी देर में देखेंगे कि डिपोलराइजेशन क्या होता है, लेकिन यह बाइंडिंग और बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ स्पर्म और एग के बीच का मेन इंटरेक्शन है। यहां एक उदाहरण देखिए, स्पर्म एक्शेल एक्रोसोम रिएक्शन को ट्रिगर करता है, और एग्जाम्पल मैमल्स। अब मैमल्स के मामले में आप देख सकते हैं कि ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ये दरअसल एग सरफेस है। जी हाँ, देखिए ये एग सरफेस है। देखिए ये यहाँ पर अलग कलर कोड से बना है, ग्रीन और रेड, और यहाँ पे ब्लू डॉट्स भी हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। इन्हें जोना पेलुसिडा प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये लेयर जोना पेलुसिडा है, और ये जेड प्रोटीन से बनती है, जोना पेलुसिडा 2 और जोना पेलुसिडा 3। तो इनमें जोना पेल्यूसिडा 3 रेड है और जोना पेल्यूसिडा 2 ग्रीन है। जोना पेल्यूसिडा 2 और 3 एक नेटवर्क या जाल बनाने के लिए या नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि चलिए ये समझें कि ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, एकदम सही स्पर्म फ्यूजन के बाद जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन में एक बदलाव होता है। कैसा बदलाव? जोना पेल्यूसिडा टाइप 2 में कमी हो जाती है, पर जोना पेल्यूसिडा 3 मॉडिफाइड या परिवर्तित हो जाती है, समझे? अब यहां इस बदलाव की वजह से आगे किसी भी स्पर्म को एग के सरफेस पे अटैच होने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, और यहां पर ऐसा एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ही देखने को मिलता है। तो नॉर्मली यहां क्या होता है, इसमें एग के सरफेस पर ZP2 और ZP3 का डिजाइन होता है। स्पर्म यहां आता है और स्पर्म इससे मिल जाता है। ओके, जब ये फ्यूजन हो जाता है तब ये मॉडिफाई हो जाता है, सिर्फ ZP3 मॉडिफाई होता है, तो इसका मतलब है कोई और स्पर्म नहीं आ सकता है। ZP3 मॉडिफाई वर्जन और ZP2 डिग्रेड हुई कंडीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एग पहले से ही फर्टिलाइज हो चुका है, इसीलिए दूसरे स्पर्म को फर्टिलाइज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यही वो तरीका है जिससे हम पॉलीस्पर्मी रोक सकते हैं, यही एक तरीका है। अब हम पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन बेसिकली तब होता है जब ऑर्गेनिज्म, चलो यहां मान लो सी अर्चिन, या फिर चलो इस केस में हम मैमल्स को ले लेते हैं, जब वो एक से ज्यादा स्पर्म के साथ एग की फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हो। तो वो इसे आखिर कैसे रोकते हैं? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यहाँ दो टाइप्स के पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन है। पहला फास्ट या ट्रांजिएंट ब्लॉक, और दूसरा है स्लो ब्लॉक। तो फास्ट और ट्रांजिएंट ब्लॉक ये क्या है? ये ट्रांसिएंट ब्लॉक या फास्ट ब्लॉक क्या है? ये स्पर्म फ्यूजन को रोकता है, पर कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए कि यहां क्या है, ये एग है। ठीक है, ये एग का न्यूक्लियस है, और ये एग है और ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म अंदर जाता है और स्पर्म सरफेस से एग के सरफेस से यहां इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब फास्ट ब्लॉक में, पर इसे फास्ट ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, ये फास्ट ब्लॉक 1 से 3 सेकंड्स के लिए काम करता है और 1 मिनट तक टिकता है। बहुत फास्ट है, 1 से 3 सेकंड्स में ही।
वो तुरंत काम करने लगता है। अब क्या होता है, देखिए, जब स्पर्म अंदर चला जाता है, जब स्पर्म न्यूक्लियस एग साइटोसॉल में चला जाता है, तो वहां सोडियम आयन की बाढ़ आ जाती है। जी हाँ, वहां सोडियम की बाढ़ आ जाती है। और क्योंकि सोडियम तो आसपास में बहुत सारा मौजूद होता है, इसलिए वहां सोडियम को ले लिया जाता है। तो सोडियम ले लिया जाता है और इससे क्या होता है, असल में यहां फॉस्फोलाइपिस सी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। हमने पहले यूनिट 4 में फॉस्फोलाइपिस सी की बात की थी, जहां हमने सेल सिग्नलिंग की बात की थी। मैंने बताया था फॉस्फोलाइपिस सी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। तो इसका काम क्या है, ये आईपी को तोड़ सकता है। मेरा मतलब ये आईपी नहीं, पीआईपी2 को तोड़ सकता है। आईपी3 और डीएजी में, यानी ये पीआईपी को डाइसिलग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्रिसफॉस्फेट में तोड़ सकता है, समझे। डाइसिलग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में रहेगा और इनोसिटॉल ट्रिसफॉस्फेट रिलीज होगा। और याद है, मैंने आपको बताया था कि इनोसिटॉल ट्रिसफॉस्फेट का काम होता है स्टोर की हुई कैल्शियम को ईआर के अंदर से बाहर साइटोसॉल में रिलीज करना। यहां पर भी वही चीज होती है, आईपी3 कंसंट्रेशन से कैल्शियम आयन साइटोसॉल में घुसते हैं। यहां पर साइटोसॉल में एक कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और इस पॉजिटिव चार्ज इन्फ्लक्स का काम क्या होता है, यहां मेम्ब्रेन पोलैरिटी में बदलाव आ गया है। मेम्ब्रेन पोलैरिटी में बदलाव आ गया है। यहां कैल्शियम सेल साइटोसोल के अंदर रिलीज होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है और वो साइटोसोल में रिलीज हो रहा है। तो यहां मेम्ब्रेन के ऊपर इस हायर कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से इसके चार्ज में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। और ये इसका सिर्फ एक रोल है, इस कैल्शियम इन्फ्लक्स से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। अब नॉर्मली पोलैरिटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, मेम्ब्रेन के अंदर भी और मेम्ब्रेन के बाहर भी। और उस मोमेंट पर जब अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तब वैल्यू बदल जाती है और जीरो के करीब आ जाती है, और कभी कभी तो जीरो से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक चेंज है मेम्ब्रेन के पोलैरिटी में। किसमें चेंज है, मेम्ब्रेन पोलैरिटी में, पहले ब्लॉक के अंदर। अब ये एक चीज है, अब जब पोलैरिटी में चेंज होता है तो उस मोमेंट पे स्पर्म की वाइंडिंग को भी रोक दिया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि इस हाई कैल्शियम कंसेंट्रेशन की वजह से कुछ वेसिकल्स जो एग में पहले से ही मौजूद होते हैं, वो मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाते हैं। इन वेसिकल्स को कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कंपोनेंट्स कहते हैं, या फिर इन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मैंने स्पर्म के केस में बताया था, जहां एथ्रोसोमल रिएक्शन होता है वहां हाइड्रोलिक एंजाइम रिलीज होते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी हाइड्रोलिक एंजाइम्स लेकर आते हैं। तो एग साइटोप्लाज्म के अंदर एक वेसिकल के अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं। जब वहां हाई कैल्शियम होता है, तब उससे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होता है और उससे हाइड्रोलिक एंजाइम्स रिलीज होता है। और याद रखिए, ये कुछ एंजाइम्स है जो एग के सरफेस रिसेप्टर्स को बदलने वाले हैं। जैसे मैंने पहले आपसे जोना फेलिसिदा मॉडिफिकेशन के बारे में बात की थी, ये उसे मॉडिफाई करते हैं और इसका असर ये होगा कि स्पर्म की इंटरेक्शन और बाइंडिंग नहीं होगी। तो कॉर्टिकल ग्रैनुअल के रिलीज होने से पॉलीस्पर्मी इवेंट रुक जाता है। ये तो हो गई एक तरफ की कहानी। तो यहाँ पोलैरिटी में एक चेंज हुआ है और कॉर्टिकल ग्रैनुअल रिलीज हुआ है। फास्ट ब्लॉक तब होता है जब पोलैरिटी चेंज होती है, और स्लो ब्लॉक तब होता है जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज होती है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होने में थोड़ा समय लगता है। तो ये स्लो ब्लॉक का एक हिस्सा है। 20 से 60 सेकंड्स के बाद जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो स्लो है। फास्ट 1 से 3 सेकंड्स होता है और 20 से 60 सेकंड्स या फिर 1 से 2 मिनट स्लो ब्लॉक है। ठीक है, तो फास्ट ब्लॉक इस चीज की गारंटी देता है कि जब स्पर्म का फ्यूजन होता है तब फास्ट ब्लॉक काम करता है। और फिर उसके बाद 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक या उससे भी ज्यादा एक स्लो ब्लॉक होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, और उसके कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं। तो हमें क्या पता चला, यही कि कैसे एक फास्ट ब्लॉक के जरिए पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है, जिसका रीजन है पोलैरिटी का बदलना। यहां पर आप पोलैरिटी में चेंज देख सकते हो, ये -70 मिलीवोल्ट तक होता है। यहाँ एक्स एक्सिस में सेकंड्स है और वाई एक्सिस में मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट यहाँ पर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे स्पर्म एंटर हुआ, और जब यहाँ पर स्पर्म एंटर हुआ तब पोलैरिटी बदल गई और +10 या 15 तक बढ़ गई और फिर थोड़ी देर तक वैसे ही बनी रही। तो ये है एक फास्ट ब्लॉक, पॉलीस्पर्मी के लिए फास्ट ब्लॉक है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद ये नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा, लेकिन स्लो ब्लॉक 1 मिनट से आगे तक काम करता है और बाद में भी चलता रहता है। अब एंड में क्या होता है, याद है कि ये डायसिल ग्लिसरॉल जो मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है वो क्या कर सकता है। डायसिल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है। तो प्रोटीन काइनेस सी का काम दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करना होता है।
तो ये प्रोटीन काइनेस सी प्रोटॉन पंप को फॉस्फोरिलेट करता है या फिर प्रोटॉन एक्सपोर्टर्स को जो कि अवेलेबल है। तो प्रोटॉन एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं तो प्रोटॉन सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जब प्रोटॉन इन सेल से बाहर जाते हैं, या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जब यहां सेल से प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो क्या होगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब बाहर ज्यादा प्रोटॉन है और अंदर कम प्रोटॉन है तो पीएच बदल जाता है, तो अंदर के पीएच को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ प्रोटॉन्स अभी बाहर पंप हो रहे हैं तो जाहिर है कि पीएच बढ़ जाएगा, मतलब कि इसकी एसिडिटी अब कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई पीएच है, बढ़ा हुआ पीएच है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन से पहले पीएच थोड़ा एसिडिक था, क्या था, थोड़ा एसिडिक था, पर अब ये पीएच जो है वो यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है और अब ये न्यूट्रल के करीब हो गया है। तो न्यूट्रल के करीब पीएच मतलब 7.2 से 7.4 के करीब। वैसे ये पीएच जो है वो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एग में एक साइटोसोल है जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, पर ये एक बहुत बड़ा मतलब जाइंट साइटोसोल है। इसमें डीएनए में इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है और साइटोसोल इतना बड़ा है क्योंकि इसमें इतने सारे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करना पड़ता है। पर यह प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाती है, क्यों। एनवायरनमेंट के एसिडिक नेचर की वजह से यह बंद हो जाती है। जब एनवायरनमेंट एसिडिक से न्यूट्रल के करीब पहुंचता है, मतलब कि पीएच 7.2 पर पहुंचता है, तब जाके ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का सारा प्रोसेस शुरू होता है। ये एक सिग्नल है या एक तरह का इशारा है एग सेल या जाइगोट के लिए कि अब सेल डिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का, उस प्रोसेस को शुरू करने का वक्त हो गया है। क्योंकि सेल डिवीजन के लिए हमें पता है G1 फेज, G2 फेज, हमें पता है ना। G1 फेज और G2 फेज क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी ये ग्रोथ के फेज है। वो रेप्लिकेशन के लिए और सेल स्प्लिटिंग के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वो सब चीजें होनी चाहिए और वो सिग्नल तब मिलता है जब पीएच एसिड से न्यूट्रल पे शिफ्ट होता है, ठीक है। और फिर वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। बच्चा, ये एग सेल हमेशा मेयोसिस कर रहा है, मतलब यहां इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे स्टॉप है फिजियोलॉजिकल। जब एक्टिविटी होती है तब रेप्लिकेशन शुरू होती है और बाकी प्रोसेस एसिडिक पीएच की वजह से स्टॉप हो जाती है। ओके। अब एसिडिक क्या होता है, 2 या 3 पीएच नहीं, मतलब 6 से ज्यादा, जैसे 6.4, 5, 6 या 7, और आगे भी इसी तरह काउंट होगा। मतलब ये कि 0.1, 0.2 का डिफरेंस बहुत अंतर रखेगा। ऑप्टिमल पीएच एंजाइम आधारित होगा। एंजाइम का फंक्शन एकदम सटीक पीएच तक पहुंचेगा, और वो कब पहुंचेगा, वो तब पहुंचेगा जब स्लो ब्लॉक का लास्ट पॉइंट होगा। अब इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है सेल डिवीजन, ठीक है। रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन, रिप्लिकेशन को सेल डिवीजन का ही एक हिस्सा कह सकते हो, क्योंकि इस वक्त जब हम गिनती करते हैं, इस वक्त न्यूक्लियस साइटोसोल में मौजूद कंटेंट के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो यहां उसे डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन न्यूक्लियस टू साइटोसोल रेशियो से नियंत्रित होती है और यहां पर यह रेशियो बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि साइटोसोल बहुत बड़ा है इसलिए डिवीजन बहुत जरूरी है। आमतौर पर इसका रूल कहता है कि इस समय जाइगोट डिवीजन शुरू करते हैं और वो डिवीजन तब तक जारी रहेगी जब तक न्यूक्लियस से साइटोसोल का रेशियो 1 ना हो जाए। तो इस समय न्यूक्लियस से साइटोसोल का रेशियो कुछ ऐसा है, ये 1/16 है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम काउंट करें तब तक सेल डिवीजन में मोरुला 16 के आसपास होती है। तो मोरुला के 16 सेल में जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ जाइगोट लेवल पे एक सिंगल सेल के वॉल्यूम के बराबर होता है। इसलिए हम इसे शुरू में 1 न्यूक्लियस और 16 साइटोसोल के रूप में गिनेंगे और फिर मोरुला के अंत में 1 न्यूक्लियस और 1 साइटोसोल पर आएंगे। इसको मिड ब्लस्टुला ट्रांजिशन कहते हैं। इस समय तक सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं और इसे 16 तक जारी रखते हैं। ब्लस्टुला के फॉर्मेशन तक इसे जारी रखते हैं और फिर गॉस्ट्रुलेशन, क्योंकि इस समय जब जाइगोट पहले से ही बन गया है, सेल्स डिविजन शुरू करते हैं। पर यहां सेल्स आखिर किस फेज को छोड़ देते हैं, G1 और G2 फेज को, इस टाइम फ्रेम से वो G1 और G2 फेज को स्किप कर देंगे। उनका फोकस SM पर होगा, SM, ताकि इसमें जो टाइम है वो कम लगे। अगर आप सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस के लिए टाइम को चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम टाइम है वो G1 और G2 में लगता है, ठीक है।
तो दोस्तों, इस पहले आइडिया में जहां हम बात करेंगे पोलैरिटी या पोलैरिटी में होने वाले बदलाव के बारे में, जो कि शुरुआत में बहुत तेजी से होता है, 1, 2 या 3 सेकंड में होता है। अब स्लो ब्लॉक को देखते हैं। स्लो ब्लॉक को परमानेंट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, फास्ट ब्लॉक को ट्रांजिएंट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। फास्ट ब्लॉक ट्रांसिएंट है क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा तेजी से चलता है, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए, बस पोलैरिटी में चेंज होते रहता है और फिर वापस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत देर तक मेम्ब्रेन पोलरिटी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्लो ब्लॉक जो है वो परमानेंट होता है। जब ये हो जाए, जब जोना पेलिसिडे प्रोटीन्स मैमल्स में मॉडिफाई हो जाए, तब उनको पहले के कॉन्फ़िगरेशन से चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्पर्म न्यूक्लियस की एंट्री होती है और फिर क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन भी कैल्शियम रिलीज तक लीड करता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम ईआर से साइटोसोल में रिलीज होता है, जिससे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होता है और इससे एंजाइम्स रिलीज होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? 3 चीजें: पेरीवाइटेलाइन स्पेस में सूजन बढ़ाना, वाइटेलाइन लेयर को हार्ड करना और स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स को क्लिप करना। तो बेसिकली एग के ऊपर की तरफ ये क्या करता है, देखिए, एग के ऊपर की तरफ ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस में सूजन बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से पेरीवाइटेलाइन स्पेस में सूजन हो जाती है। दूसरी चीज, वाइटेलाइन लेयर की हार्डनिंग। लेयर हार्ड हो जाती है ताकि कोई और स्पर्म इंटरेक्ट ना कर सके और स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर को क्लिप कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपने देखा स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर की क्लिपिंग। तो इसके सरफेस पे एक बाइंडिंग रिसेप्टर होता है। इस बाइंडिंग रिसेप्टर्स को क्लिप कर दिया जाता है, उन्हें एक तरह से मास्क कर दिया जाता है ताकि कोई और स्पर्म इसमें इंटरेक्ट करके उसे बाइंड ना कर पाए। अच्छा, तो ये 3 मॉडिफिकेशंस कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा कर दी गई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन इवेंट का टाइमलाइन। तो ये सेकंड से मिनट्स तक जा रहा है। तो यहां पर स्पर्म का बाइंडिंग होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन दूसरे सेकंड में शुरू होता है और फिर 10वें सेकंड में इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एकदम तेजी से होता है और कॉर्टिकल रिएक्शन, तो ये फास्ट ब्लॉक है। यहाँ पे ये है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के लिए। फिर फर्टिलाइजेशन एनवेलोप पूरा हो जाता है, 2 मिनट तक सेल्यूलर पीएच बढ़ जाता है, 5-10 मिनट तक प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है, फिर एग और स्पर्म न्यूक्लियाई का फ्यूजन पूरा हो जाता है 20वें मिनट पर। डीएनए सिंथेसिस की शुरुआत हो जाती है 40 मिनट पर। तो अब जब फ्यूजन हो जाएगा तो डीएनए का सिंथेसिस होगा, क्योंकि फ्यूजन के बाद जैसे मैंने बताया था क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि इस समय से आगे ये तो सेल डिवीजन पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन G1 और G2 स्किप हो जाएगा, सिर्फ एस फेज और एम फेज होगा। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एम फेज क्या होगा, सेपरेशन होगा।